हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास नाइन्थ आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 नाम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का जो बी पार्ट है, जो है एसिड रेन्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आज के लेक्चर के अंदर ही मैं ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है एसिड रेन के बारे में। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि एसिड रेन डिस्क्राइब क्या करता है। देखो, जितनी भी प्रेसिपिटेशन है, चाहे हम बात कर रहे हैं बेटा रेन की, चाहे हम बात कर रहे हैं स्नो की, चाहे हम बात कर रहे हैं फोग की, और चाहे हम बात कर रहे हैं ड्यू की, ये डिस्क्राइब करता है कि ये जितनी भी प्रेसिपिटेशन है ये आपके एसिडिक होगा देन नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर, आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल रेन होता है ना, वो भी एक्चुअली एसिडिक होता है नेचर के अंदर। यस, बिल्कुल होता है। जो हमारा नॉर्मल रेन है वो भी क्या है, वो एक्चुअली में वो भी एसिडिक है नेचर के अंदर। एसिडिक। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि हमें कैसे पता कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो देखिए, उसके लिए बना है पीएच स्केल। जब हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, देखिए बात ये होती है कि अगर तो पीएच स्केल में नंबर आ जाता है 7, तो मतलब होता है कि वो आपका न्यूट्रल है। मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना वो बेस है। अगर किसी की पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो होता है आपका एसिडिक। और अगर ग्रेटर देन 7 आ जाए तो इसका मतलब होता है आपका वो बेसिक। तो जितना कम वैल्यू होगी पीएच स्केल की, उतना ज्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो हमें कैसे पता कि जो नॉर्मल रेन है वो एसिडिक है? सिंपल, इस पीएच स्केल से ही। अब देखो, होता यह है कि हमारे, अगर मैं कहूं ना इसकी पीएच स्केल कितनी है, तो इसका जो पीएच स्केल है उसकी जो वैल्यू है वो होती है बेटा 5.6। तो 5.6 इसकी पीएच स्केल है। मन में जरूर ये सवाल आता होगा कि सर, जब हम कहते हैं ये सबसे फ्रेश वाटर होता है, जब ये आता है तो उस टाइम बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। देखो, गलत तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि आप ही के एटमॉस्फेयर के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सारी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है कि अगर आपके इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अगर ये मेरे पानी के साथ मिल जाए तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। क्या बनाया इसने? कार्बोनिक एसिड। देखो, बात सिंपल सी ये है कि मानता हूं ये बहुत वीक है, बट है तो एसिडिक ही ना। तो इसी एसिड की वजह से हमारा जो नॉर्मल रेन है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज होके 5.6 तक चला जाता है। और सिर्फ बात यही नहीं है, जब हम एसिड रेन के बारे में, देखो ये तो नॉर्मल रेन के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं एसिड रेन की, तो उसकी तो पीएच स्केल जो है वो और गिर जाएगा। 5.6 से लेके लगभग ये 3.5 तक इसका जो स्केल है वो डाउन हो जाता है। और कभी कभार तो ऐसे भी हुआ है कि उसका पीएच स्केल 2 तक चला गया है। मतलब इतना ज्यादा एसिडिक हो चुका है आपका। तो अब सवाल सबसे पहला अब ये आता है कि सर, ये एक्चुअली में जो एसिड रेन बना है वो किस चीज का बना हुआ है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना अपने एसिड रेन की, तो वो जो एसिड रेन है उसमें 3 तरह के मेन एसिड्स होते हैं। पहला एसिड हो गया कार्बोनिक एसिड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड है। और ये हमें तब मिलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर पानी से मिक्सअप हो जाता है। ठीक है। दूसरा है बेटा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और ये हमें तब मिलता है जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिएक्ट करता है पानी के साथ। इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना कि जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, जब वो पानी से रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करते हैं।
इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, अब ये नाइट्रिक एसिड तब मिलता है जब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्या, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करता है बेटा, आपके H2O के साथ। तो बात बहुत सिंपल है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो एक्चुअली पानी के साथ मिक्स होकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब जितना ज्यादा ये मिक्सअप होगा, उस रेन की जो एसिडिटी है, मतलब वो जो एसिडिक है, वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सो अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोज क्या है इस एसिड रेन का, तो बहुत सिंपल है, मेरी बात समझने की कोशिश करोगे तो 100% समझ में आएगा। जब हम बेटा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करते हैं ना, उस फॉसिल फ्यूल के अंदर देखो कार्बन तो प्रेजेंट होता ही होता है, पर साथ ही साथ उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन। जब इंडस्ट्रीज के अंदर इस फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, तो उससे प्रोड्यूस होता है बेटा आपके ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। हवा से हल्की होने की वजह से ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। उसके बाद जब रेन होती है, तो ये जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं, उस रेन के साथ मिक्सअप होके बन जाता है आपका एसिड रेन। और यही है बेसिक कोज एसिड रेन का। तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपसे कोई पूछता ना कि बेटा व्हाट इज द कोज ऑफ एसिड रेन, तो आप सीधा ये आंसर लिख देना कि द मेन कोज ऑफ एसिड रेन इज द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग रेन्स। और प्रोड्यूस कैसे होगा, मैंने बता दिया कि सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब रेन के पानी के साथ वो मिलता है, तब जाके बेटा ये एसिड आपकी क्रिएट होती है। आई होप आपको इतनी बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बाकी एक सिंपल से रिएक्शन से आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की हुई है कि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है मेरे पास, या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं। जब ये आपका रिएक्ट करेगा वाटर वेपर के साथ, मतलब क्लाउड के साथ, तो ऑटोमेटिकली बेटा आपका जो एसिड रेन है वो आपका प्रोड्यूस हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, ओके। सो हमने कहा कि नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं कि वो प्रोड्यूस कैसा होता है। अब हमें स्टडी करना है बेटा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है बेटा नाइट्रोजन, और साथ में प्रेजेंट होता है बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, ये आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के लिए ऑब्वियस है बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको चाहिए हाई टेम्परेचर, कितना, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। पहले तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सके, दैट इज 2NO। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर मन में यह ख्याल आता है कि सर ये इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर तो कहां से मिलता है, तो आंसर यह है कि हमारे बादलों में जो थंडरिंग होती है, जो लाइटनिंग होती है, वो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस कर देती है, और उसी की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होता है और प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। पहले तो यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ फर्दर ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसकी क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगी, और उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एज सिंपल एज दैट। तो आपको देखो समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या क्या रहा है।
तो क्या हुआ कि इनिशियली मेरे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन था एटमॉस्फेयर के अंदर, कंबाइन हुआ विद वेरी हाई टेम्परेचर, उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट होके ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगी, जिसके अंदर वो NO2 क्रिएट होगा आपका। थोड़ा सा तो बैलेंस देखो करना ही पड़ेगा, तो यहां मैं 2 कर देता हूं, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहां 2 कर देता हूं, तो ये अब आपका हो गया बैलेंस। बस अब और कुछ नहीं, बस ऑक्साइड जो मेरे को बनाना था नाइट्रोजन का वो मैंने बना दिया। अब इस ऑक्साइड को मुझे पानी से मिलाना है। तो बस जैसे ही पानी से मिलेगा, आपका जो नाइट्रस एसिड है और नाइट्रिक एसिड है वो दोनों क्रिएट होते हैं। मतलब इसमें बनता है HNO2, इसको नाइट्रस बोलते हैं, और एक बनेगा बेटा HNO3, ये हो गया बेटा आपका नाइट्रिक। तो ये हो गया नाइट्रस, ये हो गया नाइट्रिक। तो जहां तक थोड़ी इक्वेशन को बैलेंस करने की बात आ रही है, तो नाइट्रोजन 2 है, मैं यहां पे 2 कर देता हूं, हाइड्रोजन 2 है, ये 2 हो गए। ऑक्सीजन आपके 5 होने चाहिए, तो 2 2 जा 4 1 5, तो ये बैलेंस हो चुका है आपका। तो बस यही सब कुछ टेक प्लेस करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इजी है ना? तो क्या हुआ, एक बार ध्यान से हम फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास यहां पे क्या था, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही है। लाइटनिंग एंड थंडर की वजह से ये आपस में कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट करते हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसमें एडिशन होती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से हमें यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका रिएक्ट करता है या कंबाइन करता है मेरे पानी के साथ, मतलब H2O के साथ, जिससे बनता है नाइट्रस एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ। देखिए अब हमें बात करनी है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, हमारे पावर प्लांट के अंदर जो ये कोयला होता है ना, इसमें लगभग, आप मानेंगे नहीं बट लगभग 4% उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो पावर प्लांट के अंदर जब हम इनको बर्न करते हैं, तो ऑब्वियस है बेटा उनको इतनी अमाउंट ऑफ हीट तो मिल जाती है, जिस वजह से ये जो मेरा सल्फर है ये एक्चुअली रिएक्ट कर जाता है या कंबाइन हो जाता है मेरे ऑक्सीजन के साथ, जिससे उसका ऑक्साइड क्रिएट होता है। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, हमारे अगर पेट्रोलियम की बात करें ना, पेट्रोलियम अगर उसको जलाएं तो भी सल्फर जो है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें भी आपका प्रोड्यूस होता है। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब हम सल्फर के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो वो एक नॉन मेटल है आपका, ठीक है। जब भी हम किसी फॉसिल फ्यूल या फॉसिल ऑयल को बर्न करते हैं, तो उसमें प्रेजेंट जो सल्फर है वो एक्चुअली में कंबाइन कर जाती है मेरे ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं। एक तो देखो आपका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक बनता है बेटा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड कब बनता है, जैसे कि ये SO2 तो आपके पास है ही है, अब यही फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फिर हो जाए, तब जाके बेटा आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। ठीक है जी। तो थोड़ा बैलेंस भी कर लेते हैं यार, कि यहां पे एक S है तो यहां पे भी एक S हो गया, ऑक्सीजन 4 है, तो एक काम करते हैं पहले इसको मल्टीपल बना देते हैं, ओड को ठीक करें, तो अब यहां डबल कर देते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये आपका बैलेंस हो चुका है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो चाहे वो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, पानी से मिलकर ये बनाते हैं बेटा आपके सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोनों की रिएक्शन दिखा देता हूं, जैसे कि SO2 है, अगर SO2 आपका पानी से रिएक्ट हो जाए तो क्रिएट करेगा बेटा H2SO4, ठीक है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड भी है ना, लेकिन इस साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, थोड़ा सा O2 भी आएगा इसमें। एक काम करता हूं मैं पीछे लिख देता हूं, प्लस O2 अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, क्या होता है ना यार कि एक्चुअली में सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है वही पानी से मिलकर आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे दो आपको डिफरेंट रिएक्शंस दिखाई गई हैं, बट मतलब एक ही है कि सल्फर डाइऑक्साइड पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, फिर H2O से मिलके
आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करेगा। या तो आप सीधा ये ले लीजिए कि SO3 प्लस H2O, तो वो डायरेक्ट आपको H2SO4 दे देगा। बात एक ही है जी, आप समझ जाए तो बेस्ट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्लस पानी से मिलकर H2SO4 बना रहा है। हाँ, बैलेंस करने की बात आ गई है। तो देखिए यहाँ पर मेरे को ऑक्सीजन, देखो ये तो ये बड़ा पंगा, यहाँ पे ओड नंबर है इसका, तो इसको पहले तो इवन कर देते हैं। ठीक है जी, इससे मेरा हाइड्रोजन हो जाएगा 4, तो यहाँ करना पड़ेगा जी सल्फर डबल करना पड़ेगा, डबल कर देते हैं जी। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो हो गया मेरे पास 4 2 6 6 और 2 8, 4 2 8 बन गई बात। सल्फर 2, हाइड्रोजन 4, लो बैलेंस्ड हो गया आपका। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए सल्फर 1, ऑक्सीजन मेरे 4, हाइड्रोजन 2, बैलेंस्ड है ये आपका। ठीक है, तो देखिए बेटा इस तरीके से आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्रिएट होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं फटाफट। हुआ क्या कि मेरे पास सल्फर है, सल्फर और जो ऑक्सीजन है बेटा वो आपस में मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। वो सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका क्रिएट होता है। अब वो सल्फर ट्राइऑक्साइड जब पानी से मिलता है तो बेसिकली H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड आपका बनता है। तो चाहे आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, तो बात एक ही है। अगर वो कहता ना कि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बताओ कैसे बनता है, तो आप ये लिख देना। वैसे जनरल आप ये लिख दो तो बात एक ही हो जाती है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो बेटा इसके साथ अब हमने ये तो देखो अच्छे से सीख लिया ना कि किस तरह से आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट होता है। वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन की। तो आपके बुक में कई सारे इंपैक्ट्स के बारे में बताया गया है, तो हम एक एक करके उसको स्टडी करेंगे। देखिए बेटा सबसे पहला जो इंपैक्ट है वो है सॉइल केमिस्ट्री के ऊपर। देखिए बात बहुत सिंपल है बेटा कि आपकी जमीन उपजाऊ या फर्टाइल तभी है जब उसमें सब रिक्वायर्ड मिनरल प्रेजेंट होंगे। दो सबसे बेसिक मिनरल्स हैं जो हमारे सॉइल के लिए जरूरी होते हैं, एक तो उसमें कैल्शियम है, दूसरा पोटेशियम है। अगर कैल्शियम और पोटेशियम आपके सॉइल से रिमूव हो जाएगा तो उसकी जो फर्टिलिटी है, मतलब पेड़ पौधे उगाने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जमीन बंजर हो जाएगी आपकी, फूल जितने भी पत्ते हैं बेसिकली वो आपके डैमेज हो जाते हैं, न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है बेसिकली प्लांट्स के अंदर का। तो एसिड रेन उन पे सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है। वो एक्चुअली में क्या करता है कि सॉइल के अंदर के जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनका जो काउंट है वो धीरे धीरे कम करता रहता है, जो अल्टीमेटली अनफर्टाइल कर देता है आपके सॉइल को। तो ये मेरा सबसे पहला इंपैक्ट हुआ। दूसरे इंपैक्ट के अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि देखो एसिड रेन की वजह से हमारा जो पानी है, वाटर बॉडीज जो हैं उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है। क्या करता है वो, मेरे ये जो पानी है इसको एसिडिक बना देता है, और पानी को एसिडिक बनाने की वजह से जो इक्वेटिक लाइफ है उसमें सबसे बड़ा डैमेज होता है। उस जगह कई जगहों पे तो ऐसे कि बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए ना तो वहां की जितनी भी फिशेज हैं वो मरकर ऊपर तैरने शुरू हो जाती हैं। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी वाटर बॉडीज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे देखो यहां पर ना आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं ताजमहल की। ऑफ कोर्स पहले मतलब रेन जो एसिड रेन से पहले की बात है और एसिड रेन के बाद की बात है, आप दोनों में फर्क देख सकते हो। क्या होता है कि एसिड रेन का जो एसिड है ना वो मार्बल के साथ रिएक्ट होकर इस तरह का जो पैच है वो क्रिएट करता है, और साथ ही साथ उसके जो स्ट्रक्चर है उसको वो वीक भी करता है। यहां पे थोड़ी डिटेल भी आपको बताई गई है। देखिए एसिड रेन जो है वो कॉज करता है एक्सटेंसिव डैमेज टू द बिल्डिंग एंड द स्कल्पचरल मटेरियल लाइक मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेट, मोटार एक्सेट्रा। इसमें छोटा सा आपको रिएक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर वो रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्रिएट होता है। और अगर नाइट्रिक एसिड होगा तो फिर कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इसी की वजह से जो हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो भी वीक होता रहता है और इस तरह के जो पैचेस हैं वो आपके दिखाई देते हैं। इस इंपैक्ट के अंदर बेटा आप देख सकते हो कि एसिड रेन एक्चुअली मेटल के साथ क्या करता है। जो एसिड रेन है बेसिकली है तो वो एसिड ही, चाहे माइल्ड है, बट जैसे वो मेटल से रिएक्ट करेगा
तो वो मेटल को कोरॉइड करना शुरू कर देता है, मतलब कोरोजन टेक प्लेस करने लग जाती है उस मेटल की, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे वीक होना आपका शुरू हो जाता है। ये तो अब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं मेटल की, मार्बल की, सॉइल की, इनको छोड़ो, ये तो ह्यूमंस को तक को नहीं छोड़ते। देखिए बहुत अच्छी यहाँ पे बात लिखी हुई है, मैं आपके साथ रीड करना चाहूंगा इसको, प्लीज मेरे साथ आप भी रीड करें। कहता है एसिड रेन इंपैक्ट्स ह्यूमन टू इन सफिशिएंटली हाई कॉन्सेंट्रेशन, इट कैन अफेक्ट अ पर्सन्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे इफेक्ट डालता है। सल्फर डाइऑक्साइड irritates the upper respiratory tract, the part of our body that serves to expel soot particles and dust from the inhaled air। मतलब ये उस एरिया को इंपैक्ट डालना शुरू करता है जो एक्चुअली में जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, जब ब्रीथ करते हैं तो ऑब्वियस है हवा में कई डस्ट भी तो होती है, तो हमारे अंदर जो सिस्टम है वो क्या करता है, उसको फिल्टर करके हमारे अंदर भेजता है। जो चीज फिल्टर करने के लिए यूज की जाती है उसी पे इंपैक्ट डालता है, उसी पे इरिटेशन होनी हमें शुरू हो जाती है। और अगर मैं लोअर एंड में चले जाऊं तो हमारा जो लंग के जो टिश्यू है वो उनको इंजर करना शुरू कर देता है। तो इन ह्यूमंस भी ये बहुत बड़ा हमारे पर इंपैक्ट डालता है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए अब हमें बात करनी है बेटा कि किस तरीके से इस इंपैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बट उसका तरीका है। हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है स्क्रबर। देखिए क्या होता है ना, जहां पे गैसेस आपकी निकलती हैं उसकी जगह पे हम उसके रास्ते में बेसिकली हम स्क्रबर लगा देते हैं। अब क्या है ये स्क्रबर, बहुत अच्छा मतलब थॉट प्रोसेस है, सोच के देखो। हमने ये तो जान लिया था कि एसिड रेन तभी बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके एसिड क्रिएट करता है। तो हमने सोचा उसको हवा में छोड़ना ही क्यों है, क्यों ना हम पहले ही उसको पानी से रिएक्ट करवा के एसिड बनाकर अपने पास कलेक्ट कर लें, उसके बाद उसको डिस्पोज कर देंगे, या यूज करना तो यूज भी कर सकते हैं। कैसे, वो बात की बातें हैं, वो छोड़ दो, मेन बात अब यहां पे आते हैं। तो देखो होता क्या है, यहां से देखो पानी अंदर एंटर करता है, वो पानी सारा नीचे की तरफ आ रहा होता है। यहां से हम गैस को एंटर करते हैं, गैस जो है हल्की है, ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जाएगी, पर रास्ते में जाते जाते इस पानी से रिएक्ट होकर अपने तीनों एसिड्स बनाते जाएगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी से रिएक्ट होकर कार्बोनिक एसिड बना देगा, उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, उसी तरह नाइट्रिक एसिड आपका बन जाएगा। फिर जो गैस अब रह गई है वो इन तीनों से फ्री हो चुकी है, अब वो बाहर ऊपर जो गैस आउटलेट बनाया गया है वहां से वो बाहर निकल जाएगी। अब उसको चाहे एटमॉस्फेयर में भेज दो, क्योंकि ना तो उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ना सल्फर डाइऑक्साइड है, ना तो उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो आपको टेंशन की बात है नहीं है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो स्क्रबर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि उस टॉक्सिक गैस के अंदर जो जितने भी ये हमारे गैसेस हैं उनको पहले से पानी से रिएक्ट करके एसिड बना के उसको नीचे रख लेते हैं, और बाकी गैस को बाहर हम भेज देंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। आई होप आपको अच्छी तरह ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एसिड रेन के बारे में। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एसिड रेन होता क्या है, किस चीज का बना होता है, उसके पीछे का कोज क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।